चलो सुनो भाई, शुरू करते हैं, ठीक ना। देखो ये जो तीनों ऊपर की लाइनें दिख रही हैं ना ब्लू कलर की, ये तीनों कौन सी हैं? हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? हिमालय के भाग हैं। इसके परे जो इधर 3 लाइनें दिख रही हैं, ये किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के हैं। ऊपर वाला कौन सा है? काराकोरम है। फिर नीचे वाला कौन सा है? लद्दाख है। फिर उसके नीचे कौन सा है? जास्कर श्रेणी है, ठीक है ना। उसके नीचे कौन सी है? जास्कर श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा कौन सा है? K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है ना, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये विवादित जगह पे है। कहाँ? POK में। कहाँ स्थित है? POK में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नांगा पर्वत, ठीक है ना। सॉरी, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची नहीं, मध्य हिमालय के सबसे पश्चिम हिस्से में कौन सी चोटी है? तो वो है नांगा पर्वत, ठीक है ना, क्योंकि उसकी सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। तो पश्चिम में सबसे स्थित कौन सी चोटी है? नांगा पर्वत। ये नांगा पर्वत से लेके पूर्व के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक स्थिति है इसकी, ठीक है ना। तो पूर्व में कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा पर्वत है। अगर इसमें पहाड़ियों की क्रम देखें, जो इसमें स्थित जो चोटियां हैं, उन चोटियों का क्रम देखें, तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? नांगा पर्वत। कौन सा है? दूसरे पे कौन सा है? कामेत पर्वत। कौन सा है? कामेत पर्वत। ये स्थिति के अनुसार है, ध्यान रखना, ना कि उनकी ऊंचाई के अनुसार, ठीक है ना। ये किसके अनुसार है? स्थिति के अनुसार। तो दूसरे स्थान पे कौन सा है? कामेत पर्वत। तीसरा कौन सा है? त्रिशूल। अगला कौन सा है? फिर कौन सा है? अन्नपूर्णा। फिर कौन सा है? धौलागिरी। फिर कौन सा है? मकालू। फिर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। फिर कौन सा है? कंचनजंगा। फिर कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत, ठीक है ना। अब इनकी स्थिति देख लो, किस राज्य में, किस देश में है, ठीक है ना। जिनमें से कामेत पर्वत, त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत, ये तीनों कहाँ स्थित हैं? यूके में, यानी कि उत्तराखंड में। कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये चारों कहाँ स्थित हैं? नेपाल में। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये एशिया की या अपितु विश्व में भी मानी जाती है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगली है सिक्किम में स्थित है कौन सी? कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका नामचा बरवा पर्वत। तो ये पहाड़ियां हो गई। अब इसी में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमने पिछली क्लास में और भी इसके बारे में बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। कौन सा? पूर्वी हिमालय के बारे में, ठीक है ना। पूर्वी हिमालय में ये जो हिस्सा आया है, इसको क्या कहते हैं? बताओ भाई, इन पर्वत को क्या कहते हैं? इनमें से पहला पर्वत है जो A नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में, इसमें देखो यहाँ पे नाम तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने 1 2 3 4 करके लिख दिया है, ठीक है ना। तो पहले स्थान पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश वाले में देखो पूर्वी हिमालय की ये पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां हैं। पहली है पटकाई ब्रूम पहाड़ी। कौन सी है? पटकाई ब्रूम पहाड़ी। अच्छा, इनमें से ये क्रम नहीं है, अभी ये इधर है, किधर? उत्तर से लेके दक्षिण का क्रम है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात लिख लो, ये जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण की ओर का है, ठीक है ना, दक्षिण की ओर का है, ये भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। ये उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम है। तो हिमालय की जो पहाड़ी जो यहाँ से पश्चिम से लेके पूर्व की ओर गई है और पूर्व से नामचा पर्वत से जो दक्षिण की ओर घूम गई है, इनमें उत्तर से लेके दक्षिण का क्रम ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जिनमें अरुणाचल प्रदेश में पहली ये पहाड़ी पाई जाती है, 1 नंबर पे यहाँ लिखा मैंने, ठीक है ना। ये कौन सी पहाड़ी है? पटकाई ब्रूम। इसे क्या कहते हैं? पटकाई ब्रूम, वहां के लोकल भाषा में कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आएंगे 2 नंबर पे, तो ये है नागालैंड में। ये पहाड़ी कहाँ निकलती है? नागालैंड में। नागालैंड में से किस नाम जानते हैं? नागा पहाड़ियों के नाम से। इसी नागा पहाड़ी में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारावती है। नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारावती, ठीक है ना। और माउंट सारावती पर ही स्थित है भारत की किसी भी राज्य की सबसे ऊंची राजधानी, ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी? कोहिमा, ठीक है ना। उसके बाद अगला है फिर मणिपुर में, जो 3 नंबर में लिखा है मणिपुर। मणिपुर में है आपका कौन सी पहाड़ियां? मणि पहाड़ी है लैमाटोल पहाड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे लैमाटोल जनजाति पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं? लैमाटोल पहाड़ियां। उसके बाद है फिर मिजोरम। फिर 5 नंबर में आ जाओ नीचे, मिजोरम। मिजोरम में मिजो या फिर लुसाई पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पे लुसाई जनजाति निवास करती है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? मिजो या लुसाई पहाड़ी, ठीक है ना।
फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन, ठीक। उसके बाद है त्रिपुरा, फिर इधर आ जाएंगे आप त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। इतनी बात समझ में आई? आगे की बात करते हैं। फिर भाई यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये जो शिवालिक हिमालय की 4 श्रेणियाँ दी हैं, 4 पहाड़ियाँ दी हैं, इनको किस किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये इधर कॉर्नर में लिखा हुआ है। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? कोहिमा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अरुणाचल प्रदेश में स्थित शिवालय हिमालय की पहाड़ियाँ, शिवालिक हिमालय की पहाड़ियाँ। पहली है कौन सी? डाफला पहाड़ी। कौन सी है? डाफला पहाड़ी। दूसरी कौन सी है? मीरी पहाड़ी। दूसरी कौन सी है? मीरी पहाड़ी। तीसरी कौन सी है? अमोर पहाड़ी। चौथी कौन सी है? मिस्मी पहाड़ी। इधर भी देख लो, पहली ये वाली कौन सी है? 1 नंबर पे डाफला, मीरी, ठीक है ना, डाफला, मीरी, अमोर और मिस्मी। डाफला, मीरी, अमोर और मिस्मी। डाफला, मीरी, अमोर और मिस्म पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की पहाड़ियाँ हो गई। उसके बाद कुछ और पहाड़ियाँ बसती हैं ये मेघालय में, ठीक है ना। मेघालय में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं ये किसका हिस्सा है? ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का, जिसे वहाँ की लोकल भाषा में इसे क्या कहते हैं? शिलांग का पठार। इसे क्या कहते हैं? शिलांग का पठार कहते हैं, ठीक है ना भाई। इसे क्या कहते हैं? शिलांग का पठार कहते हैं। इन शिलांग के पठार में 4 पहाड़ियाँ जो ऊंची पाई जाती हैं उनके नाम है गारो, खासी, जयंतियाँ और मिकिर, ठीक है ना। गारो, खासी, जयंतियाँ और मिकिर, ये चारों ही क्या है? वहाँ पे लोकल स्थान में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं, ठीक है ना। लोकल स्थान में पाई जाने वाली क्या है? जनजातियाँ। और इन्हीं जनजातियों के नाम पे ही इन पहाड़ियों के नाम दिए गए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ये आपके नोट्स में भी लिखा मिलेगा, यहाँ भी मैंने समझा दिया है, इसकी रिकॉर्डर भी मिल जाएगी। आप बेहतरीन समझ लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अब इससे आगे कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आगे तो नदियों के द्वारा लाई गई कॉप, जो नदियाँ बिछा देती हैं उसी को क्या कहते हैं? ये उसी से बना हुआ है ये मैदानी भाग, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे जैसे बाढ़ आएगी, अभी बारिश शुरू हो गई अपने यहाँ, जब बारिश होगी, भयंकर बारिश होगी, पहाड़ों में होगी, वहाँ से नदियाँ बाढ़ मतलब प्रकृति को प्राप्त करेंगी और यहाँ आते आते भयंकर बाढ़ का रूप ले लेंगी, ठीक है ना। और जब बाढ़ खत्म होगा उधर सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो देखेंगे कि आप जहाँ कहीं किसी के खेत थे आज वो पट चुके होंगे, वो पट चुके होंगे ना। क्यों? क्योंकि नदियाँ अपने साथ वहाँ से मिट्टी लेके आती हैं, वो मिट्टी बिछा देती हैं। तो हम लोग जहाँ पे आज निवास कर रहे हैं ये इसी मैदानी भाग का हिस्सा है कि नदियाँ, यहाँ पे कभी तैथिस सागर हुआ करता था और यहाँ पे क्या हुआ कि नदियाँ धीरे 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 माटी ला के जमाव कर दिया और जमाव के बाद क्या हो गया? यहाँ पे मैदानी भाग बन गया। और ये मैदानी भाग सबसे समतल हिस्सा है। क्या है? सबसे समतल हिस्सा है। इसको समझो जैसे देखो भाई, बात को समझो। ये इधर मैंने आपके लिए बनाया है क्या? ये है आपका पठारी भाग। क्या है? पठारी भाग। क्योंकि पठारों में पर्वत ऐसे नहीं होते हैं, ये पर्वतों में होते हैं। पठारों में पर्वत कैसे होते हैं? वो एक ऐसे आकार में होते हैं, चांद के आकार में। क्योंकि पहले ये भी ऐसे हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विक्षेपण के कारण ये क्या हो गए? नष्ट हो गए। विक्षेपण का मतलब बारिश की मार से, हवा आंधी की मार से, ठीक है ना, इन सब की मार से क्या हो गए? इनका आकार क्या हो गया है? अब कम हो गया है। ऊंचाई स्थान इनका क्या हो गया है? कम हो गया है। अभी आगे जब पढ़ोगे प्रायद्वीपीय पठार, तो यहाँ पे जो ऊंचाई पे स्थित पर्वत है वो लगभग इनकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर, ठीक है ना। और इनमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर, जो कि अरावली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। आगे फिर बात करेंगे। तो भाई समझो बात को, पहले ये कॉप वाला हिस्सा समझो, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ये है पर्वत, ये क्या है? पर्वत। कौन से पर्वत? हिमालय पर्वत। कौन से पर्वत है? हिमालय। ये यहाँ पे तैथिस सागर था और ये कौन सा था? ये आपका यहाँ पे क्या था? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार था। नदियाँ यहाँ से निकल के क्या करी? यहाँ पे मिट्टी लेके आई,
नदियां क्या करी, यहाँ से निकल के इधर की ओर गई, तो यहाँ पे क्या करी, मिट्टी बिछाती चली गई। क्या बिछाती चली गई, मिट्टी। तो मिट्टी धीरे 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 क्या हो गई, यहाँ पे ऐसे भरती चली गई, मिट्टी क्या हो गई, भरती चली गई। और जब मिट्टी भरी तो ये कई बार हुआ ऐसे, तो ये हिस्सा थोड़ा सा मोटाई में भी हो गया और एक कठोर हिस्सा भी बन गया, ठीक है ना, कठोर भी हिस्सा हो गया। तो ध्यान से समझना कि ये वाला हिस्सा समतल भी है, कठोर भी है, ठीक है ना, उतना कठोर नहीं जितना कि ये दोनों है, उतना कठोर भी नहीं है, लेकिन है, कठोर है और समतल हिस्सा है। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना, यहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो एक बात यहाँ से और ध्यान रखना कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के उत्तर या मध्य मैदानी भाग में ही सबसे उपजाऊ मिट्टी पूरे विश्व में भी पाई जाती है, और यहीं पे सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है। इसी मतलब मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या, पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो इसी मैदानी भाग में, भारत के मैदानी भाग में निवास करती है। यहीं पे देख रहे हो, महाराष्ट्र है, यहीं पे दिल्ली है, यहीं पे बिहार है, यहीं पे मध्य प्रदेश, कितने भयंकर वाले हैं जहाँ पे जनसंख्या पूरी भरी पड़ी है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे राज्य निवास कर रहे हैं इस मैदानी भाग में। किसमें, इस मैदानी भाग में। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो इस पे कॉप का निर्माण कैसे हुआ, ये मिट्टियों का निर्माण, और ये मिट्टियाँ काफ़ी मोटे हिस्से पर हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनो, जब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, तो निकलने के बाद वो कुछ दूर जाने के बाद वो गायब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। वो क्यों गायब हो जाती हैं, क्योंकि अपने साथ लाए हुए पत्थरों को वो जब ऊपर से गिरती हैं अचानक से, तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो पत्थरों क्या कर देती हैं, वहीं पे छोड़ देती हैं, और अपने साथ मिट्टी लेके जाती हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बहा के ले जाती हैं। वो जो पत्थर बड़े बड़े होते हैं वो वहीं पे जमा होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और वो पत्थर जमा होते होते क्या होते हैं, एक ऊंचाई स्थान ले लेते हैं। तो नदियाँ उससे तो गुजर नहीं पाएंगी, तो नदियाँ क्या करती हैं, नीचे से निकलती हैं। तो यही उस हिस्से को कहा जाता है बांगर प्रदेश। उसे क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश। ध्यान रखना, नदियाँ कहाँ पे गायब होती हैं, कहाँ पे लुप्त होती हैं, तो बांगर प्रदेश में। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कहाँ गायब होती हैं, बांगर प्रदेश में। और ये पुनः कब निकलती हैं या कहाँ निकलती हैं, तो ये तराई में निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं, तराई में निकल आती हैं, तराई में फिर निकल आती हैं। पहले यहाँ से आई, ऊंचाई से आई, तो ये जो गोल वाला हिस्सा ना मैंने बना रखा है, यही है बांगर क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र। यहाँ पे नदियाँ, यहाँ पे टीले लग चुके हैं, कंकड़ पत्थर के बड़े बड़े, तो नदियाँ उनसे क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो नदियाँ नीचे से जगह बना के वो निकल जाती हैं। तो कुछ समय के लिए वो गायब हो जाती है, कुछ दूरी के लिए। तो इसीलिए कहते हैं वो हिस्से को क्या कहते हैं, बांगर। वहाँ पे कंकड़ील और पत्थर हिस्से बहुत होते हैं। वहाँ पे ना उपजाऊ है, ना घास है, ना कुछ नहीं वहाँ पे। हाँ, चट्टान टाइप में रहते हैं, ठीक है ना। ये जमा हुए चट्टान, ये अपने आप से उत्पादित नहीं, ये जमा हुए चट्टान होते हैं। फिर मैंने बढ़ती हैं, तराई क्षेत्र से जब आगे बढ़ती हैं नदियाँ, तो ये जब मैदानी भाग में पहुँचती हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोग निवास कर रहे हैं, ये बांगर, ये नहीं यार, एक गलती हो गई, ठीक है ना। इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र, इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। कौन से, ये जो गोल वाला बताया, जहाँ से नदियाँ प्रवेश करके आगे की ओर बढ़ती, इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र, ठीक है ना। इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भाबर क्षेत्र होता है, और फिर उसके नीचे तराई है। जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं, तो वो पहले कहाँ प्रवेश करती हैं, तो वो करती हैं पहले बांगर में। वो कहाँ पे करती हैं, बांगर में, ठीक है ना, बांगर। और बांगर के बाद इसे कौन सा हिस्सा मिलता है, चौथा हिस्सा इसका कौन सा है, खादर। कौन सा हिस्सा है, खादर। खादर वाला हिस्सा जो होता है ये नवीन होता है। ये हर वर्ष बाढ़ के बाद बदल जाती हैं यहाँ की मिट्टियाँ। जो आप नदियों के तराई क्षेत्र में देखते हैं वही होता है खादर। वो कौन सा हिस्सा होता है, खादर। और जो बांगर हिस्सा होता है, यहाँ पे चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है तथा ककड़ील मिट्टी पाई जाती है, है ना। चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है तथा ककड़ील मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ टाइप में, हाँ, जिसको ऊसर। तो ये कृषि के लिए कम उपजाऊ है और खादर कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। इसलिए देखो यहाँ पे तरबूज, मतलब जिसकी भी खेती कर दो बहुत बेहतरीन होती है। आप गेहूं, धान की भी खेती करो तो बहुत गजब तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पे हर साल मिट्टी बदलती रहती है। अभी वर्तमान में क्या लोग, किसान क्या करते हैं, खेत बदलते हैं। मतलब बीज क्या करते हैं, कभी
अगर अपने पूर्व वाले हिस्से में बोया है तो कभी पश्चिम वाले में उस बीज को बोएंगे, कहेंगे भैया मिट्टी थोड़ा बदल जाए अन्न की, है ना। तो यहाँ तो खुद ही अपने आप से मिट्टी बदल जा रही है, तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए देखो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, सबसे उपजाऊ होता है। भारत में गंगा नदी के तट पे हर वर्ष अरबों की खेती होती है, समझे ना। बहुत बड़ा खेती का हिस्सा कौन संभाल रखा है, खादर, नदियों का तटीय भाग संभाल रखा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। टाइम क्या हुआ है बताओ। हाँ चलिए भाई, तो ये तो हो गया निर्माण के आधार पे, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, निर्माण के आधार पे। उत्तर के जो मैदानी भाग हैं उनका प्रादेशिक विभाजन, ठीक है ना, उनका प्रादेशिक विभाजन। ये 4 हिस्से में इनके प्रादेशिक विभाजन हुए हैं, सुन लो इनको ध्यान से। एक है पंजाब का मैदानी भाग, दूसरा है राजस्थान का मैदानी भाग, तीसरा है गंगा का मैदानी भाग, और चौथा है असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। इस मैदानी भाग में ही जो दोआब पाए जाते हैं, पंजाब का जो हिस्सा है ना, पंजाब का मैदानी भाग, पंजाब के मैदानी, पंजाब इसको समझो, पंजाब यहां पे है पंचधन आब, पंचधन आब। इस आब का मतलब होता है दोआब, इस आब का मतलब क्या होता है, दोआब। और पंच का मतलब क्या होता है, 5, इसका मतलब क्या होता है, 5 दोआब होते हैं इसमें। और दोआब क्या होता है, ठीक है ना, दोआब क्या होता है, दोआब ये होता है भाई 2 नदियां जैसे आई हैं ऐसे, ठीक है ना, ये 2 नदियां, इन 2 नदियों के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, ठीक है ना। नदियों के हिस्से को क्या कहते हैं, दोआब। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि लोग भारत में ज्यादातर राजा किस पे निवास करते थे, दोआब क्षेत्र में। किसके लिए लड़ाई करते थे, दोआब क्षेत्र के लिए, क्योंकि दोआब क्षेत्र जो होते थे वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वो कौन से होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। तो पंजाब में जो आप पढ़ोगे, पंजाब का जो मैदानी भाग पढ़ोगे उसमें पंच दोआब पढ़ोगे। कौन सा पढ़ोगे, पंच दोआब। इसको एक बार शॉर्टकट में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आपके नोट्स में लिखा ही है, ठीक है ना, आपके नोट्स में लिखा ही है, इसको समझ लेना आप, ठीक है ना। देखो हाँ, अब इस वाले हिस्से को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना, इसके हिस्से को हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो इधर से एक नदी आई है ऐसे, ठीक है ना, एक नदी ऐसे आई है, एक नदी ऐसे आते हुई यहाँ पे मुलाकात की है इसने, ठीक है ना, यहाँ पे मुलाकात हुई इसकी, ठीक है ना। एक जो है थोड़ा ऐसे आके यहाँ पे मुलाकात हुई है इसकी, ठीक है ना। और एक नदी का मुलाकात हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मुलाकात हुआ। एक लास्ट नदी का मुलाकात इसी नदी पे हुआ है, ठीक है ना। ए बेटा आवाज नहीं, एक ही है नदी, ठीक है ना। अब समझो भाई, ठीक है ना, अब बात को समझो ध्यान से। पहली चीज तो ये कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। सिंधु के बाद कौन सी नदी पाई गई है, सिंधु के बाद झेलम नदी। सिंधु के बाद कौन सी है, झेलम नदी, ठीक है ना। सिंधु के बाद कौन सी नदी है, झेलम नदी। और झेलम के बाद कौन सा है, चिनाब, ठीक है ना। सिंधु के बाद कौन, सॉरी झेलम के बाद कौन सा है, चिनाब। और चिनाब के बाद कौन सा है, रावी नदी। कौन सी है, रावी नदी, ठीक है ना। और रावी के बाद कौन सी है, ये है व्यास नदी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है ना, ये है व्यास नदी। कौन सी नदी है, व्यास नदी। और एक और नदी कौन सी पाई गई है यहाँ पे, ये है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। अच्छा, इसको उठा के कहाँ पे सेट करना है, ऐसे, क्योंकि सिंध नदी यहाँ से निकल के कहाँ चली जाएगी, पाकिस्तान में चली जाएगी। किधर चली जाएगी, पाकिस्तान में चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस पूरे पंच दोआब को ऐसे सेट कर देना पंजाब में, ठीक है ना। अब इसके और इसके बीच में कितने दोआब पाए जाएंगे, 5 दोआब पाए जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 दोआब पाए जाएंगे। इन 5 दोआबों के नाम क्या क्या हैं, इसको तो कहेंगे भाई सिंध सागर दोआब। क्या कहेंगे, सिंध सागर दोआब। इसे कहेंगे सिंध सागर दोआब, ठीक है ना, सिंध सागर दोआब। दूसरे वाले को कहेंगे कौन सा, देखो यहाँ पे किसके बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में। किसके बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में। तो इसको कहेंगे चाज। कौन क्या कहेंगे, चाज दोआब। इसे क्या कहेंगे, चाज दोआब कहेंगे, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, चाज दोआब।
रावी और चिनाब के बीच में है तो इस नदी के नाम पे रखा जाएगा इसका रा से रचना, ठीक है ना। इसका क्या नाम रहेगा? रचना दोआब। कहीं कहीं रेचना दोआब भी लिखा होता है, रेचना या रचना दोआब, ठीक है ना। उसके बाद ब्यास और रावी के बीच में स्थित है, ठीक है ना। किसके बीच में? ब्यास और रावी नदी के बीच में स्थित है, इसे कहेंगे बारी दोआब, ठीक है ना। ब्यास कहो या बास कहो तो फिर इसके कहेंगे बारी दोआब, इसे क्या कहेंगे? बारी दोआब, ठीक है ना। पूछा जाता है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो किसके किसके बीच में? तो बा से याद रखना ब्यास, और फिर इसके ऊपर कौन सी मिलेगी? तो बा से ब्यास, रा से रावी, ठीक है ना। यहाँ रा से रावी, चा से चिनाब, यहाँ चा से चिनाब और जा के स्थान पे झा कर देना, झेलम, ठीक है ना, इन दो नदियों के बीच में। फिर इसके बाद ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा होगा? जरा सोचो, ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा होगा? भाई बा है तो ब्या है तो बा तो वहां भी आएगा, और यहाँ सा है तो सा भी आएगा। इसको क्या कहेंगे? बिष्ट। इसे क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखोगे? क्योंकि ये दोआब से बेटा ये समझते हो ना कि यहाँ से केवल एक एक ऐसे प्रश्न, यहाँ पे सुलेमित करने वाले प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? सुलेमित करने। एक तरफ नदियां, मतलब एक तरफ क्या होगा? इनका नाम दे देंगे, दोआब का नाम दे देंगे, और दूसरी तरफ दो दो नदियों के नाम दे देंगे। और ज्यादातर में पता क्या पूछेगा? कि इनमें से कौन सी सुलेमित नहीं है, ठीक है ना। सुलेमित नहीं है तो 3 सुलेमित होंगी और 1 सुलेमित नहीं होगी, तो इसे ध्यान से सुनो। तो जैसे मान लो दे दिया गया आपसे सिंध, सिंध सागर, और दूसरी तरफ जो भी बना दिया गया, तो याद रखना भैया सिंध सागर में पहली बात तो सिंध नदी ही आएगी। कौन सी आएगी? सिंध नदी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी नदियां किसकी हैं? सिंध की सहायक नदियां बनेंगी जाके, ठीक है ना। तो कौन सी पहले आएगी? सिंध सागर आएगी। सिंध सागर के बाद कौन सी आएगी? इसी में झेलम। तो सिंध सागर में किन नदियों का दोआब है? सिंध और झेलम नदी का, सिंध और झेलम नदी का। दूसरा आपका है चाज, ठीक है ना, दूसरा है चाज। तो चा से हो गया चिनाब नदी, चा से कौन सा हो गया? चिनाब नदी, और जा को झा में परिवर्तित कर लेना, झेलम नदी। किसमें? झेलम नदी, ठीक है ना। चाज दोआब किसमें हो गया? चिनाब और झेलम में। फिर अगला है रचना, या रेचना भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो रा से कौन सा हो गया? रा से हो गया रावी नदी, रा से कौन सा हो गया? रावी। और चा से कौन सा हो गया? चिनाब नदी। कौन सा हो गया? चिनाब नदी। उसके बाद हो गया बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब, ठीक है ना। बारी दोआब में कौन कौन सी नदियां होंगी? बा से हो जाएगा ब्यास नदी, कौन सा हो जाएगा? ब्यास नदी। और रा से हो जाएगा रावी नदी, कौन सा हो जाएगा? रावी नदी। फिर आपका बचता है बिष्ट, ठीक है ना भाई, बिष्ट आएगा ना। बिष्ट दोआब में कौन कौन सी नदियां हैं? बिष्ट दोआब, ठीक है ना। तो बी से हो गया ब्यास, बी से हो गया ब्यास, आधा सा से कौन सा हो गया? सतलज नदी। अब बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रट्टा नहीं मारना है कि इसकी ट्रिक बताना है, इसको रटना है, बस ऐसे ही ध्यान से समझो। इन्हीं दोआब पूछा गया, दोआब से ही आप दोनों नाम खोज लोगे नदियों के, ठीक है ना। तो ये दोआब तक हो गया। तो अगर आप देखोगे तो लगभग जो हिस्सा था वो मैंने सारा किसका कर दिया है? मैदानी भाग का खत्म कर दिया है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है मैदानी भाग में, ठीक है ना। बस एक ही मैदानी भाग में गंगा, यमुना, इन्हीं सब नदियों का, सिंध, झेलम, सतलज, इन्हीं नदियों के बीच का जो हिस्सा है वही क्या है? मैदानी भाग है। और मैदानी भाग कैसा है? समतल है, सबसे उपजाऊ है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास भी यहीं करती है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, मैदानी भाग है जो, यहाँ पे एक 50 डिग्री की एक ऐसे रेखा गई है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, ठीक है ना, समताप वर्षा रेखा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि भाई इसके इधर अधिक वर्षा होती है, इसके पीछे क्या होती है? कम वर्षा होती है, इसके पीछे कम वर्षा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें आप समझिएगा, फिर आगे की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रायद्वीपीय पठार का।